अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स की जो लास्ट रेगुलर वीडियो हमने की थी वो चैप्टर नंबर 2 स्केलर्स एंड वेक्टर्स की आखिरी वीडियो थी और फिर उसके बाद एक अच्छा खासा बीच में से गैप आ गया और उस गैप की वजह आप सबको पता है कि मेरे फाइनल एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और अभी भी इन प्रोसेस हैं। ये तो बीच में से पेपर के दरमियान थोड़ा सा गैप आ गया तो मैंने सोचा कि लेक्चर जो रिकॉर्ड कर लिया जाए। बाकी जो प्रॉपर ख़त्म होंगे ये 10 तारीख को ख़त्म होंगे, 10 नवंबर को। तो फिर उसके बाद ही हम लोग अपनी पुरानी वाली रूटीन पे वापस जा पाएंगे। तो इस दौरान जितना भी बीच में से गैप आ रहा है उसके लिए माजरत। इसमें जितना भी लॉस हो रहा है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस चैप्टर का नाम जो है वो चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 और इसका नाम मोशन है। और ये जो मोशन है ये बेसिकली इन वन डायमेंशन है, इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन का क्या मतलब कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग जितनी भी मोशन पढ़ेंगे वो सिर्फ एक डायमेंशन के अंदर होगी या फिर सिर्फ एक ही एक्सिस के अंदर होगी। या तो वो हॉरिजॉन्टल होगी, इस तरह से होगी मोशन, या फिर जो मोशन है वो वर्टिकल होगी। इन दोनों के अलावा बीच वाली मोशन कोई भी नहीं आएगी। मतलब यही पढ़ेंगे हम लोग, या तो हॉरिजॉन्टल बॉडी मूव कर रही होगी, जितने भी न्यूमेरिकल्स करेंगे, जितनी भी चीज़ें मोशन बॉडीज़ की हम लोग पढ़ेंगे, या तो वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर होगी या फिर वो वर्टिकल होगी। और जो अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, फिर उसके अंदर हम लोग 2 डायमेंशन के अंदर जो है मोशन को पढ़ते हैं, मोशन इन 2 डायमेंशन, जिसके अंदर बॉडी साइमल्टेनियसली दोनों डायमेंशन के अंदर, दोनों एक्सिस के अंदर जो है मूव कर रही होती है। इस वाले चैप्टर के अंदर सिर्फ एक ही डायमेंशन को हम लोग जो है फोकस करेंगे। अच्छा, ये जो हमारा लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 1 है। लेक्चर नंबर जो है वो 1 है चैप्टर नंबर 3 का। और इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है। सबसे पहले तो बल्कि इस पूरे के पूरे लेक्चर के अंदर हम लोग बेसिक्स को डिस्कस करेंगे। मतलब वो चीज़ें कि जिसके ऊपर हम लोगों को मोशन जो है वो समझ में आए। मोशन जिन चीज़ों के ऊपर बेस करती है या फिर जिस चीज़ों के ऊपर इसकी पूरी जो है वो इमारत खड़ी होगी ऊपर, वो वाली चीज़ें जो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। और वो कौन कौन सी हैं वो पहले भी आप लोगों ने मैट्रिक के अंदर भी पढ़ी हुई है, तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। क्या क्या है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सबसे पहले तो ये देखेंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। और फिर हमारे पास जो है वो स्पीड, डिस्टेंस और स्पीड को एक साथ देख लेंगे और फिर डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी को जो है वो एक साथ देख लेंगे। फिर इसके बाद जो है वो आपके पास वेलोसिटी है और वेलोसिटी की टाइप्स, इसके अंदर हमारे पास जो है वो सबसे पहले एवरेज आ जाती है, जो कि एक एक्सप्लेनेशन से हम लोग देखेंगे। और एवरेज के साथ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है ये भी देख लेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और फिर इसके बाद जो है वो ग्राफ की मदद से यूनिफॉर्म, और आपके पास जो है वो वेरिएबल वेलोसिटी। इसके बाद फिर हमारे पास जो है वो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन। और फिर एक्सेलरेशन को भी इसी तरह से कि एवरेज एक्सेलरेशन क्या होती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी बुक के अंदर लिखी हुई हैं। एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और फिर यूनिफॉर्म, और आपके पास जो है वो वेरिएबल एक्सेलरेशन ग्राफ की मदद से। ये सारी की सारी चीज़ें जो आज की वीडियो के अंदर हमने करनी है। और सबसे आखिर में जो इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं, इक्वेशन ऑफ मोशंस, इनकी डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी जो है वो एक्सप्लेनेशन है, या फिर कहाँ कहाँ ये लोग यूज़ होंगी, या ये वाली इक्वेशन जो है यूज़ होंगी वो हम लोग देखेंगे। फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये जो इक्वेशंस होती हैं जितनी भी, ये हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए होती हैं। तो ये भी सारी की सारी हम लोग जो है वो रिवाइज कर लेंगे, या फिर जो है वो एक यहाँ पे लिख लेंगे कि भाई ये हमारे पास जो थी इक्वेशंस ऑफ मोशन थी। और इस चैप्टर के अंदर भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए वही वाली जो इक्वेशंस है वो यूज़ करेंगे हम लोग न्यूमेरिकल्स के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस से, फिर हम लोग स्पीड देखेंगे, फिर डिस्प्लेसमेंट, फिर वेलोसिटी और इसकी पूरी टाइप्स, और फिर एक्सेलरेशन, और फिर आखिर में इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो सबसे पहले अगर डिस्टेंस की बात की जाए,
सबसे पहले अगर डिस्टेंस की बात की जाए तो डिस्टेंस क्या चीज़ है? सबसे आसान डेफिनेशन देखें तो लेंस कवर्ड बिटवीन टू पॉइंट्स। जितनी भी लेंस दो पॉइंट्स के दरमियान कवर हुई हैं उन सबको सम कर दो, उन सबको ऐड कर दो, तो वो आपके पास डिस्टेंस बन जाता है, या फिर उसी को हम लोग जो है डिस्टेंस बोल रहे होते हैं। फ़र्ज़ करो कि ये आपके पास एक पॉइंट है ए और ये आपके पास जो दूसरा पॉइंट है बी, और आप पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ चले या फिर पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पहुंच गए। आपने मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो लेंस कवर की, मतलब आप कुछ इस तरह से चले, इस तरह से चले, इस तरह से चले और इस पॉइंट बी के ऊपर पहुंच गए। अब आपने यहाँ पे बहुत सारी लेंस जो है वो कवर की हैं। फ़र्ज़ करो कि एक लेंथ जो है वो यहाँ से यहाँ तक है, एक लेंथ जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, एक लेंथ यहाँ से यहाँ तक है, और फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और आखिरी यहाँ से यहाँ तक। ये L1 होगी, ये L2 होगी, ये L3 हो गई, ये L4 हो गया, ये आपके पास लेंथ 5 हो गई, और फिर ये लेंथ 6 हो गई, और ये आखिरी वाली आपके पास लेंथ 7 हो गई। तो ये आपने 7 लेंथ जो है वो कवर की। अब इन सब को जो है जब आप ऐड करोगे, इन सब लेंथ्स को जितनी भी आपने कवर की हैं आप ऐड करोगे तो वो आपके पास डिस्टेंस कहलाएगा। मतलब एक पॉइंट से पॉइंट बी तक आपने जितनी भी लेंथ्स कवर की हैं उन सबको जब आप सम करोगे, ऐड करोगे, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा? डिस्टेंस। सिंपल सी चीज़ है, ये आपने मैट्रिक के अंदर भी जो देखी होगी। इसके बाद आती है हमारे पास स्पीड। और वेक्टर और स्केलर का तो आपको पता है ना, वो तो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है कि ये स्केलर है वेक्टर है। सबको पता है कि ये जो है आपके पास स्केलर है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग डायरेक्शन को नहीं देखते, मतलब डायरेक्शन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती इसके अंदर, या डायरेक्शन को कंसिडर नहीं करते। तो ये आपके पास कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, क्वांटिटी भी अब आपको पता है कि क्वांटिटी क्या होती है। डिस्टेंस आपके पास एक क्वांटिटी है। क्वांटिटी वो चीज़ कि जिसको आप मेजर कर सको, जिसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो, तो वो आपके पास जो क्वांटिटी होती है। तो ये डिस्टेंस जो है आपके पास स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरह फिर आपके पास जो है वो स्पीड है। स्पीड का लफ्ज़ जो है वो आपने ज़िंदगी में, अपनी लाइफ के अंदर जो काफ़ी बार सुना होगा। बाइक पे आप जा रहे होते हो तो आप बोलते हो कि यार इतनी स्पीड से जा रहा है, मेरी गाड़ी की स्पीड इतनी है, यार ये भागता बड़ा तेज़ है, इसकी स्पीड जो है बहुत ज़्यादा है। लेकिन कभी सोचा है कि स्पीड होती क्या है? क्या चीज़ है स्पीड? अगर आपसे कोई सवाल करे कि बताओ स्पीड क्या होती है, स्पीड को किस तरह से डिफाइन करोगे, तो उसका जो जवाब है वो आपको फिज़िक्स देगी। और कैसे देगी? एक मैथमेटिकल जो है वो फॉर्मुलेशन करेगी दो क्वांटिटीज़ के दरमियान। और स्पीड है ही यही, ये दो क्वांटिटीज़ के दरमियान एक रिलेशन है, और उसी रिलेशन की मदद से जो हम लोग स्पीड को डिफ़ाइन करते हैं। वैसे अगर जहन में सोचते रहो स्पीड, मतलब हमने काफ़ी बार अपनी डेली लाइफ के अंदर जो सुना हुआ है स्पीड का लफ्ज़, लेकिन जो है वो काफ़ी सारे बंदे ऐसे कि जिनको पता ही नहीं होता कि स्पीड होती क्या है। और वो कब पता लगेगा? जब आप इसका फॉर्मूला समझोगे, क्योंकि स्पीड को हम लोग फार्मूले के बगैर जो है वो डिफ़ाइन कर ही नहीं सकते। इसकी जो डेफिनेशन है वो भी बेसिकली फार्मूले को ही हमने यहाँ पे लिख के बताई हुई है। क्या है इसकी डेफिनेशन? डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम के अंदर कवर होने वाला जो डिस्टेंस है उसे हम लोग किसी बॉडी की स्पीड कह रहे होते हैं। फार्मूला क्या है इसका? फार्मूले से भी इसको जो हम लोग समझते हैं, v इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। v इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये आप लोगों ने जो है वो फार्मूला पढ़ा होगा। डिस्टेंस को बेसिकली हम लोग s से रिप्रेजेंट करते थे, तो यहाँ पे s लिख दो या d भी लिख दो, कोई मसला नहीं है। तो v इज इक्वल्स टू s अपॉन t, मशहूर फार्मूला है, आप लोगों ने जो है मैट्रिक के अंदर काफ़ी बार यूज़ भी किया होगा और जो है वो स्पीड को पढ़ा भी होगा। अब अगर इसको समझें तो स्पीड क्या है? डिस्टेंस और टाइम का रेशियो है। आप ये भी लिख सकते हो कि स्पीड इज़ द रेशियो बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम, या फिर इस तरह से भी लिख सकते हो कि डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम के अंदर कवर होने वाला डिस्टेंस आपके पास क्या कहलाता है? स्पीड। कि कोई बॉडी यूनिट टाइम के अंदर, अगर आपकी जो यूनिट है आप ले रहे हो सेकेंड, SI सिस्टम को फॉलो कर रहे हो, तो यूनिट टाइम की क्या होगी? सेकेंड। तो इसका मतलब यूनिट क्या होता है? एक। यूनिट का मतलब 1। तो एक सेकेंड के अंदर
कोई बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर रही है उसे हम लोग उस बॉडी की स्पीड कहते हैं। 1 सेकंड के अंदर कोई बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर रही है मीटर के अंदर, उसे हम लोग उस बॉडी की स्पीड कहते हैं, डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। अब फ़र्ज़ करो कि एक बॉडी जो है वो मूव कर रही है। जब हम लोग मोशन के अंदर होते हैं या फिर मूव कर रहे होते हैं तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि डिस्टेंस कवर कर रहे होते हैं। फ़र्ज़ करो कि ये एक बॉडी की इनिशियल पोजीशन है, ये जो है ये आपकी फाइनल पोजीशन है, या फिर फाइनल पोजीशन नहीं, ये इनिशियल पोजीशन थी और यहाँ से बॉडी जो है मूव करना स्टार्ट कर दिया, बॉडी ने मूव करना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे जो है वो डिस्टेंस कवर करती जा रही है। फ़र्ज़ करो कि ये 1 मीटर हो गया, ये 2 मीटर हो गया, ये 3 मीटर हो गया, ये 4 मीटर हो गया। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर और ये 4 मीटर, ये हमारे पास जो है वो स्केल है फ़र्ज़ करो के, और एक गाड़ी जो है उसके ऊपर यूँ मूव कर रही है। तो आप टाइम को देखो और ये बताओ कि 1 सेकंड के अंदर उस बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अगर 1 सेकंड के अंदर उस बॉडी ने 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया तो उसकी जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, 1 मीटर पर सेकंड। ये जो आपके पास यूनिट होती है इसकी, यहाँ पे अगर हम लोग यूनिट भी लिखें इसकी तो यूनिट क्या है, एसआई यूनिट की अगर बात करें तो एसआई यूनिट जो है वो आपके पास मीटर पर सेकंड होती है कि कितने मीटर्स 1 सेकंड के अंदर एक बॉडी ट्रैवल कर रही है। और जो इसकी दूसरी यूनिट्स होती हैं वो फिर आपके पास जो है वो किलोमीटर पर आवर भी होती है, जो कि अक्सर आप लोगों ने बाइक के उसके ऊपर मीटर के ऊपर लिखी हुई देखी होगी, या कार के अंदर अगर बैठे हो तो वहाँ पे लिखी हुई देखी होगी किलोमीटर पर आवर। और ये बड़ी यूनिट है, मीटर को किलोमीटर में कर दिया और सेकेंड्स को जो है हमने आवर में कर दिया। मतलब अगर यूनिट आप आवर ले रहे हो तो इसके लिए जो डिस्टेंस होगा वो आप किलोमीटर के अंदर लोगे। और ये बड़े बड़े डिस्टेंस के लिए ये जो है वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। मतलब जब बहुत ज़्यादा आपके पास जो है स्पीड होती है तो हम लोग किलोमीटर पर आवर को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो गाड़ियों वगैरह के अंदर होती है। और इसका क्या मतलब है कि 1 घंटे के अंदर कितने किलोमीटर बॉडी ने जो है कवर किया है, या फिर 1 घंटे के अंदर कितने किलोमीटर जो है ये ट्रैवल कर रही है, तो वो आपके पास जो है वो किलोमीटर पर आवर स्पीड ही कहलाती है। सिर्फ यूनिट जो है वो बड़ी है। जैसे आपके पास मीटर और किलोमीटर है ना, मीटर भी डिस्टेंस ही है, किलोमीटर भी डिस्टेंस ही है, माइल्स जो है वो भी आपके पास डिस्टेंस ही है, और यार्ड जो है वो भी डिस्टेंस ही है। लेकिन क्या है कि बड़ी है, मतलब मीटर छोटी यूनिट है, सेंटीमीटर उससे छोटी है, मिलीमीटर उससे छोटी है, और फिर अगर किलोमीटर पे जाओ तो वो बड़ी है, माइल जो है उससे और बड़ी है। तो इसी तरह मीटर पर सेकंड छोटी यूनिट है, किलोमीटर पर आवर जो है बड़ी यूनिट है, और फिर इसी तरह से करते करते जो आगे तक जाओगे। अच्छा, स्पीड को हमने समझ लिया कि 1 सेकंड के अंदर कोई बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, कितने मीटर जो है वो ट्रैवल कर रही है, उसको हम लोग उसकी स्पीड बोलते हैं। अगर कोई बॉडी 1 सेकंड के अंदर 5 मीटर कवर कर रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो कितनी स्पीड से जा रही है, वो आपके पास 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है। अच्छा, अब अगर आप अगर बाइक के ऊपर बैठे हो या कार के अंदर बैठे हो और आप उसका जो है वो मीटर का कांटा देख रहे हो, और उसका जो मीटर का कांटा है वो यहाँ पे फ़र्ज़ करो कि 20 है, फिर 40 है, फिर 60 है, फिर 80 है, फिर जो है वो 100 है, और फिर यहाँ पे जो है वो 110 है। तो हम लोग अक्सर अपने दोस्तों को बता रहे होते हैं कि यार मैंने 60 का कांटा मारा, मैंने जो है वो 100 का कांटा मारा, 110 का कांटा मारा, या 180 का। नॉर्मल वर्डिंग में अगर देखें तो हम लोग जो टपरी स्टाइल के अंदर यही बता रहे होते हैं कि मैंने 80 का कांटा मारा है, 100 का कांटा मारा है, 110 का कांटा मारा है। तो इसका क्या मतलब होता है, मैं 80 की स्पीड से आ रहा था, 100 की स्पीड से आ रहा था, तो उसका क्या मतलब है कि 100 की स्पीड से आने का क्या मतलब है, 80 की स्पीड से आने का क्या मतलब है। आपने मीटर के अंदर ही देखा होगा, यहाँ पे यूनिट भी लिखी होती है किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब कि अगर कांटा आपका यहाँ पे है 80 पे है, तो इसका मतलब क्या कि आपकी जो स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आवर है, 80 किलोमीटर पर आवर है। और इसका मतलब क्या कि आप 1 घंटे के अंदर 80 किलोमीटर कवर कर रहे हो। मतलब जितनी स्पीड से आप जा रहे हो उसका मतलब ये है कि आप 1 घंटे में 80 किलोमीटर का जो फासला है वो तय करोगे। तो ये आपके पास जो स्पीड होती है, और इससे जो है हम लोग काफ़ी सारी प्रिडिक्शंस भी कर सकते हैं कि अगर मैं जो है वो इतनी स्पीड से जा रहा हूँ तो इतने टाइम बाद मैं कितना फासला जो है कवर कर लूँगा। अगर मुझे 15 किलोमीटर का फासला तय करना है और मुझे 2-3 जो है वो 20 मिनट में पहुँचना है कहीं पे, तो मुझे कितनी स्पीड रखनी होगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको तब समझ में आएंगी जब आपको ये वाला फार्मूला जो है समझ में आ जाएगा। ये वाला फार्मूला समझ में आ जाएगा कि टाइम जो है वो आपके पास यूनिट में चला जाता है, यानी कि 1 में चला जाता है। आप कोई सी भी यूनिट रख रहे हो, और जो डिस्टेंस है वो आपको पता लग जाता है कि एक यूनिट टाइम के अंदर हम लोग कितना डिस्टेंस जो है वो कवर कर रहे हैं। मुझे पता है कि आप में से काफ़ी सारों को ये सब चीज़ें जो पहले से पता होंगी,
लेकिन इन चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करना जो है वो उसका मकसद ये है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं कि जिनको बिल्कुल भी नहीं पता होता, मतलब उन्होंने मैट्रिक में कुछ भी नहीं पढ़ा होता या फिर उन्हें जो समझ में नहीं आई होती सही से, तो मुझे जो वो बिल्कुल बेसिक से लेके चलना पड़ता है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये समझ रहे होंगे कि पता नहीं क्यों ये इतनी छोटी छोटी बातें या बेसिक बातें जो बता रहे हो यहाँ पे, तो उसका रीज़न ही है कि मुझे नहीं पता आप लोगों में से, क्योंकि मेरे सामने कोई भी नहीं है, तो मुझे नहीं पता आप में से कौन सा कितना जो है वो पढ़ा लिखा है या फिर मतलब किसके कॉन्सेप्ट्स कितने ज़्यादा बने हुए हैं। तो इनको डिस्कस करने का मतलब ये है कि जो बिल्कुल आपके पास बेसिक वाले बच्चे हैं उनको भी समझ में आ जाए, और जो क्या बोलते हैं जिनको ये सब चीज़ें पता हैं, आपके पास ऑप्शन होता है, आप जो है उसको फास्ट फॉरवर्ड पे लगा दो या फिर जो है वो आगे आगे करके देख लो। यूट्यूब है, कोई ऑनलाइन लेक्चर तो नहीं है या फिर कोई आपके पास जो है वो प्रॉपर क्लास तो नहीं चल रही ना कि आपको जो है वो सुनना लाजमी है। तो आप आगे कर दो अगर ये वाली सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। तो ये उन लोगों के लिए कि जिनको बिल्कुल जो है वो नहीं पता या बेसिक जिनको जो है वो नहीं पता होती। और अगर इसको देखें तो ये भी आपके पास कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी हम लोग जो है वो डिस्टेंस, हम लोग डायरेक्शन को नहीं देख रहे होते या फिर इसे डिफाइन करने के लिए हमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये डिस्टेंस और स्पीड हो गई। इसके बाद जो है वो हम लोग बढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के ऊपर। और डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी भी यही चीज़ें हैं, सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क है इनके कॉन्सेप्ट्स के अंदर। तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट, कि डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ है। डिस्प्लेसमेंट को अगर डिफ़ाइन करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? द शॉर्टेस्ट, या फिर इसे जो आप लोग लीज भी बोल सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट या फिर लीस्ट, सबसे ज़्यादा छोटा डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट करो कि ये आपके पास एक पॉइंट है ए और ये आपके पास जो है वो एक दूसरा पॉइंट है बी। इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा या फिर सबसे लीस्ट डिस्टेंस क्या होगा? वो हमेशा हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी, और इसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट है। ए और बी के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इसके अलावा कोई भी और आपके पास ऐसा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है या फिर ऐसा कोई दूसरा तरीका नहीं है कि जिसके ज़रिए से आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल सकें। हमेशा आपके पास ए से लेकर बी तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा दो पॉइंट्स के दरमियान का, वो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, और उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और ये आपके पास क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपके पास डायरेक्शन आती है। इसको डिफाइन करने के लिए आपको डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है, और डायरेक्शन में हमेशा क्या होगी? ए से लेकर बी तक अगर आप डिस्प्लेसमेंट बता रहे हो तो बी की तरफ जो है वो एरो होगा इस वेक्टर का या फिर इस डिस्प्लेसमेंट का, कि भाई ए से लेकर बी तक है और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो बस ये फ़र्क है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस में आपको कोई कैद नहीं होती कि आप ए से लेकर बी तक जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही फॉलो करते हुए जाओ। आप कितनी भी लेंथ को जो है वो फॉलो कर सकते हो, मतलब आप यूँ भी जा सकते हो, यूँ भी जा सकते हो, और यहाँ जो है वो आप यूँ पहुँचो या फिर किसी भी तरीके से पहुँचो। ये ए है, ये बी है, आपने जो यूँ किया और यहाँ पहुँच गए। तो मतलब एक मखसूस डायरेक्शन नहीं होती डिस्टेंस के अंदर, आप कैद नहीं होते कि आप एक प्रॉपर जो है डायरेक्शन को फॉलो करते हुए जो पहुँचो, या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को आप जो है वो फॉलो करो। आप जो है किसी भी तरह से जा सकते हो। तो इसलिए ये जो है आपके पास डिस्टेंस होता है, और जो ये वाली चीज़ें ऊपर ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट होती है, और इसके ऊपर एक एरो लगता है इसको डिनोट करने के लिए। इसके बाद अगर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी भी सेम वही है स्पीड की तरह, लेकिन इसके अंदर सिर्फ एक डिस्टेंस का डायरेक्शन का जो है वो एडिशन होगी, डायरेक्शन भी इसके अंदर जो वो आ जाएगी। बाकी इसकी जो डेफिनेशन है वो वही है कि डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम के अंदर कवर होने वाला डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है? वेलोसिटी। और ये भी आपके पास जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। या फिर इसे आप जो इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो कि स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज
वेलोसिटी। स्पीड अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर आप बता रहे हो तो वो क्या कहलाएगी, वेलोसिटी कहलाएगी। मतलब स्पीड के साथ अगर डायरेक्शन का भी एक फैक्टर आप ऐड कर दो तो वो वेलोसिटी बन जाती है। फार्मूला क्या है, फार्मूला आपके पास जो है वही है, वी एरो लग जाएगा सिर्फ ऊपर, और यहाँ पे जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा और अपॉन में टाइम। फार्मूला वही है और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो भी वही है। सिर्फ इसके अंदर क्या होगा कि आप जो है वो किसी मखसूस डायरेक्शन के अंदर जा रहे होगे, मतलब किसी एक ही मखसूस डायरेक्शन को फॉलो करते हुए आप जो है वो अपनी गाड़ी को या जिस भी चीज़ के अंदर आप मूव हो रहे हो एक मखसूस डायरेक्शन को फॉलो कर रहे होगे। और फिर जितना भी डिस्प्लेसमेंट आप जो है वो कवर कर रहे हो, जितना भी डिस्प्लेसमेंट आप कवर कर रहे हो यूनिट टाइम के अंदर, एक सेकंड के अंदर जितना भी डिस्प्लेसमेंट मीटर के अंदर आप कवर कर रहे हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे। अब अगर फ़र्ज़ करो कि एक बॉडी है जिसने जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल किया या डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया 15 मीटर का, 15 मीटर उसने जो ट्रैवल किया और उसको जो टाइम लगा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो ए और बी है आपके पास, ये ए ये बी है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस था वो आपके पास कितना था, ये डिस्प्लेसमेंट कितना था 15 मीटर, और इसको कवर करने में कितना टाइम लगा, 3 सेकेंड्स। इसको कवर करने में जो टाइम लगा एक बॉडी को वो 3 सेकेंड्स लगे, टाइम 3 सेकेंड्स लगे। तो बताओ इसकी स्पीड कितनी होगी, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। अगर एक बॉडी ने 15 मीटर का डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है और उसको ये डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करने में 3 सेकेंड लगे हैं, तो बताओ आपके पास इस बॉडी की वेलोसिटी कितनी रही होगी, उसने कितनी वेलोसिटी के साथ ट्रैवल किया होगा ए से लेकर बी तक का डिस्प्लेसमेंट कवर करने के लिए। तो कैसे बताओगे, हमें पता है कि जो वेलोसिटी होती है वो 1 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया उसको बोलते हैं। 3 सेकंड में 15 कर रहे हैं तो 1 सेकंड में कितने करेंगे, मतलब उस बॉडी ने 3 सेकंड में 15 मीटर का डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है तो 1 सेकंड में कितना किया होगा, 5। तो 5 मीटर पर सेकंड क्या है, उसकी वेलोसिटी है। कैसे निकली होगी, v इज इक्वल्स टू 15 जो कि डिस्प्लेसमेंट है ऊपर, और टाइम जो वो नीचे 3 1 3 3 जो है वो आपके पास 5 15। तो यहाँ पे जो आपके पास कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से आपने जो है वो वेलोसिटी बता दी कि 1 सेकंड के अंदर वो 5 मीटर पर सेकंड का डिस्टेंस ट्रैवल कर रही थी। तो उसकी जो स्पीड रही होगी ए से लेकर बी तक पहुंचने में वो कितनी रही होगी, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जो वो गाड़ी मूव करती रही होगी। तो 3 सेकंड बाद वो वहाँ पे पहुँच गई होगी। तो ये एक थोड़ी सी इसकी जो एग्जाम्पल थी। अच्छा, इसके बाद जो इसकी भी यूनिट अगर देखें तो यूनिट वही है जो हमारे पास स्पीड की थी, क्या है, मीटर पर सेकंड या फिर किलोमीटर पर आवर। दोनों चीज़ें बिल्कुल सेम है, स्पीड और वेलोसिटी। डिफरेंस क्या है, डायरेक्शन का। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, डिफरेंस क्या है, डायरेक्शन का। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है और डिस्टेंस के अंदर जो है वो हमारे पास कोई कैद नहीं होती कि आपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करना है या फिर किसी मखसूस डायरेक्शन के अंदर ट्रैवल करना है। आप किसी भी तरीके से डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हो। तो ये थी हमारे पास वेलोसिटी, और वेलोसिटी को अब जो है वो हम लोग डिटेल के अंदर जो है यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। एक एक्सप्लेनेशन है और वेलोसिटी की बेसिकली वो टाइप्स हैं। वेलोसिटी तो हमने समझ ली, अब इसकी जो है वो टाइप्स हैं और वो हम लोग जो है वो एक्सप्लेनेशन से समझेंगे। मतलब थोड़ा सा वेक्टर का एक जो है वो फैक्टर इसके अंदर ऐड करेंगे, वेक्टर को देखते हुए जो इसको सॉल्व करेंगे, मतलब वेक्टर बना के सॉल्व करेंगे। अच्छा, अगर अब एक्सप्लेनेशन देखें तो एक्सप्लेनेशन के अंदर थोड़ी सी जो है वो वर्डिंग है वो आपकी बुक के अंदर शायद जो है वो आपको लिखी हुई मिल जाएगी। हम जो है वो खुद से यहाँ पे जो है वो सपोज कर लेते हैं। एवरेज एक्सप्लेनेशन किस किस की है, एक तो एवरेज वेलोसिटी की और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, कि ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। इन दोनों की जो है वो एक्सप्लेनेशन के अंदर आपको जो है वो समझ में आएगी कि ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं। अब फर्ज करो कि ये एक बॉडी की जो है वो मोशन है, वो कुछ इस तरह से जो है मूव करती हुई जा रही है, इस तरह से मूव करती हुई जा रही है, और हमने उसकी मोशन के 2 पॉइंट्स जो है वो कंसिडर कर लिए हैं। एक पॉइंट जो है वो ये रहा और एक पॉइंट जो है वो आपके पास ये रहा। एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा।
इस वाले पॉइंट को हम लोग नाम दे रहे हैं या फिर इस वाली पोजीशन को हम लोग नाम दे रहे हैं P1 का, और इस वाली पोजीशन को हम लोग नाम दे रहे हैं P2 का। मतलब वो स्टार्ट कहाँ से हुई हमें नहीं पता, चलती गई चलती गई चलती गई, यूँ इसकी मोशन जा रही है। हमने उसकी की पूरी मोशन से ये 2 पॉइंट जो है वो कंसीडर किए हैं। अच्छा, अब इस पॉइंट के ऊपर फ़र्ज़ करो कि उसका जो टाइम था वो T1 था, मतलब इस पॉइंट पर जब पहुँची तो T1 टाइम जो था वो गुजर चुका था। स्टार्ट कहाँ से हुई हमें नहीं पता। और फिर इस पॉइंट पे जब पहुंची P2 पे तो टाइम T2 हो गया। यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे जो ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पहुँचते पहुँचते थोड़ा सा टाइम जो है वो गुजर गया होगा, तो वो T2 है। अब अगर हम लोग जो है यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू सम ओरिजिन इनको देखें या फिर कुछ फैक्टर्स बनाएं, तो फ़र्ज़ करो कि इनिशियली जो है, इनिशियल जो थे वो पॉइंट्स कौन कौन से थे हमारे पास। आपके पास जो थे वो P1 और T1 थे, और P1 और T1 थे। और अगर इन्हें विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन देखें, जो O हम लोग जो वो लेट करने वाले हैं, तो हमारे पास 2 वेक्टर्स बन जाएंगे। फ़र्ज़ करो कि ये आपके पास जो है वो ओरिजिन है, मतलब इस पॉइंट से हम लोग इन दोनों पॉइंट्स को देख रहे हैं, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, एक वेक्टर, और ये वाला क्या बन जाएगा, एक और वेक्टर। अब यहाँ पे जो O और P1 है, O और P1 है, इसको हम लोग नाम दे रहे हैं कि ये वेक्टर R1 है, ये वेक्टर R1 है। तो यहाँ पे जो है बता दो OP1 जो है वो आपके पास R1 है। इसी तरह OP2 जो है वो अच्छा, OP2 वाला अभी जो है वो हमने यहाँ पे नहीं लिखा, तो उसको जो है वो दूसरे वाले फाइनल पॉइंट्स के अंदर लिख लेते हैं कि फाइनल पॉइंट जो आपके पास क्या क्या है। फाइनल पॉइंट जो है वो आपके पास P2 है और आपके पास जो है वो T2 है। और अगर इन्हें विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन देखें O, तो आपके पास क्या क्या बनेगा, OP2 क्या बनेगा, OP2 एक और वेक्टर बनेगा, और इसे आप जो है वो R2 का नाम दे दो कि ये जो है आपके पास क्या है, R2। अब जो ये वाली चीज़ बच गई है, P1 से लेकर P2 तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ से एक और वेक्टर ड्रॉ करो और बोलो कि ये वाला जो वेक्टर है ये हमारे पास डेल्टा R है, ये वाला जो वेक्टर है ये डेल्टा R है। वो जो वैसे लिख दो यहाँ पे कहीं पे कि हमारे पास जो है वो P1 से लेकर P2 तक का जो डिस्टेंस है उसको हमने, या फिर इस वाले वेक्टर को, एक वेक्टर हमने जो लेट किया यहाँ से यहाँ तक का, और इसे नाम दे दिया कि ये R डेल्टा R है। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे देखो तो हेड टू टेल रूल जो है यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। कैसे कि ये एक वेक्टर है R1 और ये वाला जो वेक्टर है ये आपके पास डेल्टा R है, और दोनों किस तरह से ऐड हुए हैं आपस में, ये दोनों किस तरह से, R1 के हेड के ऊपर डेल्टा R की टेल है और वो इस तरह से है। और अगर ये वाला वेक्टर ड्रॉ करो R2, तो ये किस तरह से जो है वो यहाँ पे ड्रॉ हुआ है, ये बेसिकली इन दोनों की एडिशन बन रही है। पहला वाला वेक्टर, दूसरा वाला वेक्टर, और फिर पहले वाले की टेल से लेकर दूसरे वाले की हेड तक जो वेक्टर आता है वो आपके पास क्या होता है, एडिशन वाला वेक्टर होता है। जैसे हमने जो वो देखा था कि अगर ये वेक्टर जो वो A है, ये वेक्टर B है, तो ये क्या कहलाएगा, R, और इसका मतलब क्या होगा कि R जो है वो इक्वल है A प्लस B के। तो यहाँ पे भी वही सीन हुआ है, R प्लस डेल्टा R इज इक्वल्स टू R2। या फिर अगर पहले फिगर से जो आप देखो कि फ्रॉम फिगर से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या चीज़ बन रही है कि OP1 जो है उसके अंदर अगर आप ऐड करो P1 P2 वाला वेक्टर, तो वो बनेगा क्या, OP2। और अगर यहाँ पे वैल्यूज पुट करो तो R1 प्लस का डेल्टा R इज इक्वल्स टू R2। ऊपर से जो हमें मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा, यहाँ से जो हम लोग मिटा देते हैं। अच्छा, अब अगर यहाँ पे देखो तो डेल्टा R की क्या वैल्यू निकलेगी, डेल्टा R की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी R2 माइनस का R1। डेल्टा R की क्या वैल्यू निकली, R2 माइनस का R1। डेल्टा R की अगर वैल्यू निकालें तो R2 माइनस का R1 जो हमने जो यहाँ पे देख लिया। और अगर T1 और T2 का डिफरेंस निकालना हो, मतलब फ़र्ज़ करो कि इस पॉइंट के ऊपर जो टाइम गुजर चुका था वो 5 सेकंड थे, और फिर पॉइंट 2 पे जब वो पहुंचा तो उसको लग गए तकरीबन 11 सेकंड्स। शुरू कहाँ से हुई हमें नहीं पता। इस पॉइंट के ऊपर जब पहुंची P1 के ऊपर तो 5 सेकंड गुजरे हुए थे, और पॉइंट 2 के ऊपर जब वो पहुंची गाड़ी तो 11 सेकंड जो गुजरे हुए थे।
तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पॉइंट P1 से लेकर पॉइंट P2 तक का जो टाइम है वो कैसे निकलेगा। मतलब मुझे पीछे का नहीं पता करना कि पीछे से जो वो कितना टाइम लगा है, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसको कितना टाइम लगा है P1 से P2 तक, तो कितना टाइम लगा होगा कैसे निकालोगे। यहाँ तक 5 सेकंड थे, उसके बाद 6, 7, 8, 9, 10 और 11, कितना आया 6 सेकेंड्स। हमारे पास कितना आया डेल्टा टी 6 सेकेंड। तो वो कैसे आएगा T2 माइनस का T1, ये आपके पास T2 है और ये आपके पास T1 है। ये तो सबको पता होगा कि डेल्टा टी जो कैसे निकलता है T2 माइनस का T1। तो यहाँ पे 11 रखो और यहाँ पे जो आप 5 रखो तो 11 को जब माइनस करवाओगे आप 5 में से तो कितने आएंगे 6। तो वही चीज़ जो हमने ऊपर खुद से करके देखी थी। तो यहाँ पे आप ये भी बता सकते हो कि डेल्टा टी जो है वो आपके पास कैसे आता है T2 माइनस का T1 से। तो ये दो चीज़ें आपके पास जो है वो आ गई। तो आर बोलो या डिस्प्लेसमेंट बोलो एक ही बात है। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि आर जो है वो आपके पास क्या है, इसके ऊपर एरो भी आएंगे क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है, आर डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है। अच्छा, अब यहाँ पे जो एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई ना कि डेल्टा आर कैसे आया, R2 माइनस का R1 से आया, और जो आपके पास डेल्टा टी है किससे आया T2 माइनस का T1, ये हमने यहाँ पे ऐसे समझ लिया। और ये हम लोग वेक्टर फॉर्म के अंदर बेसिकली समझ रहे हैं इसको एवरेज वेलोसिटी को, या फिर वेलोसिटी को भी अगर देखें तो हम लोग वेक्टर फॉर्म के अंदर समझ रहे हैं कि हमने सेलेक्ट कर लिया कि ये वाला एक वेक्टर था विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इस पॉइंट के, और फिर ये वाला जो था ये हमारे पास दूसरा वेक्टर था विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इस पॉइंट के, और फिर ये जो डेल्टा आर है हमने किस तरह से निकाला। अब अगर एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे हम लोग देखें कि एवरेज वेलोसिटी किस तरह से निकलती है, और वैसे भी जो हम लोग वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे होते हैं वो तकरीबन एवरेज वेलोसिटी ही होती है। तो एवरेज वेलोसिटी किस तरह से निकलेगी यहाँ पे हमारे पास v एवरेज इज इक्वल्स टू R2 माइनस का R1 और अपॉन में T2 माइनस का T1, या फिर इसे आप लोग यूँ भी लिख सकते हो कि डेल्टा R और अपॉन में आपके पास डेल्टा T, कि जितना भी आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक आप वो ऊपर रखो, और जो डेल्टा टाइम यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लगा है उसको यहाँ पे रखो, तो आपके पास क्या आ जाएगी एवरेज वेलोसिटी। तो ये आपके पास जो है वेलोसिटी का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ अगर हम लोग वेक्टर बात करें तो इस तरह से, अगर वेक्टर फॉर्म के अंदर बात करें तो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। और एवरेज का कॉन्सेप्ट क्या है कि बेसिकली जब हम लोग मूव कर रहे होते हैं, फर्ज करो कि एक पॉइंट से हमने मूव करना स्टार्ट किया और दूसरे पॉइंट तक जो हम लोग मूव करते हुए जा रहे हैं, एक पॉइंट से हम लोग ने मूव करना स्टार्ट किया और दूसरे पॉइंट तक हम लोग मूव करते हुए जा रहे हैं। अब रियल लाइफ के अंदर या वैसे भी अगर हम लोग देखें तो हमारी जो स्पीड होती है वो यूनिफॉर्म नहीं रहती, वो कॉन्टिन्यूसली जो हम लोग चेंज कर रहे होते हैं। अगर आप लोग बाइक चलाते हो या फिर गाड़ी के अंदर जाते हो तो आप लोगों ने देखा होगा कि रोड के ऊपर बहुत सारी चीज़ें आती हैं कभी जंप आ रहा होता है, कभी जो खड्डा आ जाता है, कभी हम लोग खुद जो है वो गाड़ी की स्पीड हल्की कर देते हैं, ब्रेक मार देते हैं, कभी तेज़ करते हैं, एक्सीलरेट करते हैं। तो वेलोसिटी जो है वो कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रही होती है, हर आपके पास इंटरवल के बाद, हर टाइम इंटरवल के बाद जो वो चेंज हो रही होती है, या फिर हर सेकंड के अंदर जो वो थोड़ी थोड़ी करके चेंज हो रही होती है। तो एक पूरे डिस्टेंस की अगर आप पूरा वेलोसिटी बताना चाहो कि भाई हमारी इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो है वेलोसिटी कितनी रही, तो वो वेलोसिटी जो है बताने के लिए हम लोग एवरेज वेलोसिटी का इस्तेमाल करते हैं। मतलब फ़र्ज़ करो कि एक रोड है आपका और आप एक रोड से चलना स्टार्ट किए और उसके एंड तक पहुँचे। अब अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ आपने वेलोसिटी कितनी रखी, या फिर आप अगर यूनिवर्सिटी जा रहे हो या फिर कॉलेज जा रहे हो तो आप जो है बाइक चलाते हुए जा रहे हो, तो आपकी वेलोसिटी जो है वो कम हो रही है, तेज़ हो रही है, कम हो रही है, तेज़ हो रही है, स्पीड कम हो रही है, तेज़ हो रही है, कभी 20 पे ला रहे हो, कभी 40 पे ला रहे हो, कभी 60 पे लेके जा रहे हो। आप यूनिवर्सिटी पहुँचो और आपके दोस्त पूछें आपसे कि यार बताओ कितनी स्पीड मारी तुमने बाइक पे, तो वो आप जो है वो क्या बताओगे, इसको एवरेज करके बताओगे, यार तकरीबन 60 तक रखी है मैंने और मैं जो है यहाँ पे पहुँच गया हूँ। या फिर आप जो है वो उसको बताओगे कैलकुलेट करके, अगर कैलकुलेट पूरा करके बताओगे, या फिर अगर अंदाजे से भी बताए तो आप जो उसको एक एवरेज बता रहे होगे। और या तो एवरेज का कॉन्सेप्ट जो हम लोग यूँ भी ले सकते हैं कि आजकल जो है वो T20 चल रहा है वर्ल्ड कप, सबको एवरेज रन रेट का तो पता होगा कि एवरेज क्या होती है, एवरेज रन रेट क्या होती है। हर ओवर के अंदर हमारे पास रन जो है वो डिफरेंट बन रहे होते हैं। किसी ओवर के अंदर 1 रन आ रहा होता है, किसी ओवर के अंदर जो है वो 5 रन आ रहे होते हैं, किसी ओवर के अंदर जो है वो छक्के लग जाते हैं, 12 रन चले जाते हैं। तो हर ओवर के अंदर डिफरेंट रन आ रहे होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि पूरे टोटल जितने भी रन होते हैं
उनको जितने ओवर गुजरे होते हैं उनसे डिवाइड करवा देते हैं और आपको एक एवरेज रन रेट मिल जाती है कि भाई एवरेज एक ओवर के अंदर इन्होंने कितने रन बनाए, 4 बनाए हैं, 5 बनाए हैं, फिर 6 की एवरेज चल रही है। तो इसका कॉन्सेप्ट जो आप लोगों को पता होगा, तो वही यहाँ पे भी होता है कि हर इंटरवल के बाद हमारी जो स्पीड है वो थोड़ी बहुत चेंज हो रही होती है। तो यहाँ पे एवरेज का कॉन्सेप्ट लेते हैं हम लोग कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो हमारे पास डिफरेंस है हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, और फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जितना टाइम होता है उसको जो वो नीचे रखते हैं, इन दोनों को डिवाइड करवाओ तो आपके पास एवरेज वेलोसिटी आ जाती है कि हमारे पास इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक एवरेज वेलोसिटी जो रही वो इतनी एवरेज वेलोसिटी रही जितनी भी निकली होगी। वो कैसे निकलेगी, डेल्टा आर निकालो और आपके पास जो डेल्टा टी निकालो और दोनों को आपस में डिवाइड करो तो आपके पास क्या आ जाएगी, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। ये एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट था। इसके बाद आती है हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये कौन सी वेलोसिटी थी, एवरेज। इसके बाद आती है हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, इंस्टेंटेनियस का जो लफ्ज़ है वो इंस्टेंट से निकला है, और इंस्टेंट का अगर आप लोग मतलब निकालो इंग्लिश के अंदर तो इसका जो मतलब होता है वो एक लम्हा होता है, एक छोटा सा टाइम इंटरवल, मतलब थोड़ा सा लम्हा, इंस्टेंट उसको बोलते हैं, एक लम्हे को बोलते हैं इंस्टेंट। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है आपकी, कि छोटे से टाइम इंटरवल के अंदर आपकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है। मतलब अगर आपकी बॉडी मूव कर रही है, आप किसी कार के अंदर जो है मूव कर रहे हो पूरी डायरेक्शन के अंदर, तो इस लम्हे के ऊपर इस कार की वेलोसिटी कितनी है, इस इंस्टेंट के ऊपर इस कार की वेलोसिटी कितनी है, इसको हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलेंगे। और अगर आप लोग ए से लेकर बी तक की पूरी वेलोसिटी निकाल के बता रहे हो, मतलब ए से लेकर बी तक पूरी जितना भी डिस्टेंस ने कवर किया पूरी वेलोसिटी इसकी कितनी रही, तो वो एवरेज वेलोसिटी होगी। इससे अच्छी एग्जांपल और कुछ भी नहीं हो सकती। ए से लेकर बी तक कार ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और यहाँ तक गई, 2 पॉइंट हमने कंसीडर किए पूरी इसकी मोशन के, मोशन जहाँ से स्टार्ट हुई हमें नहीं पता, ख़त्म कहाँ पे होगी हमें नहीं पता, हमने 2 पॉइंट जो लेट किए, और ए से लेकर बी तक की अगर हम लोग एवरेज निकाल के बता रहे हैं कि इसकी एवरेज जो वेलोसिटी है वो इतनी रही ए से लेकर बी तक, तो वो एवरेज वेलोसिटी रहेगी। अगर पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग कवर कर रहे हैं, तो अगर किसी खास लम्हे के ऊपर, किसी खास इंस्टेंट के ऊपर बता रहे हैं कि इस इंस्टेंट के ऊपर इसकी जो वेलोसिटी है वो आपके पास कितनी है, तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगी। बस ये 2 जो है वो आपके पास वेलोसिटीज़ हैं और इनकी एग्जांपल भी हमने जो वो देख ली। अच्छा, फार्मूले में क्या चेंजेस होती हैं फार्मूले में हम लोग जो है वो क्या चेंजेस करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए, यहाँ तक ही रहने दो, वी इंस्टेंट वेलोसिटी। अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी हो तो हम लोग क्या करते हैं कि लिमिट लगा देते हैं, लिमिट, और यहाँ पे जो डेल्टा टी है टेंड्स टू 0, मतलब जो चेंज आ रहा है आपके पास टाइम के अंदर वो बिल्कुल थोड़ा सा है, छोटा सा चेंज है, एक लम्हे का जो है वो चेंज है। मतलब आप जो है वो यहाँ से यहाँ तक पहुँचे, मतलब थोड़ा सा जो है वो लम्हा पहुँचा, आपने जो है वो पूरी मोशन में से निकाला कि जो है लिमिट टी टेंड्स टू 0, इसका मतलब ये कि बिल्कुल थोड़ा सा टाइम, और आगे जो है वो डेल्टा आर और अपॉन में डेल्टा टी। तो ये फार्मूला जो बन जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। और ये जो लिमिट वाले सवाल हैं ये बेसिकली आपके मैथ्स के अंदर शायद सेकेंड ईयर के अंदर आएंगे, फर्स्ट ईयर के अंदर आएंगे, ये कंफर्म नहीं है। ये वाले जो सवाल हैं ये लोग आप लोग जो वो खुद सॉल्व करोगे सेकेंड ईयर के अंदर, इंजीनियरिंग वाले जो हैं। यहाँ पे समझने की बात क्या है इनके न्यूमेरिकल्स के अंदर कहीं भी ये दोनों फॉर्मूले नहीं आएंगे। अब हाँ, हम लोग 3 चैप्टर के अंदर जो पूरे के पूरे न्यूमेरिकल्स करेंगे उनके अंदर ये वाले कॉन्सेप्ट जो है वो क्या पता 1-2 न्यूमेरिकल्स के अंदर आ जाए, लेकिन फॉर्मूले ये वाले इस्तेमाल नहीं होंगे, ये सिर्फ समझने के लिए। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 का क्या मतलब है कि एक छोटा सा लम्हा, एक इंस्टेंट को हम लोग जो फोकस कर रहे हैं, और फार्मूला बाकी जो यही होगा। तो बस ये 2 जो थे वो आपके पास एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी थी। इसके बाद वेलोसिटी की जो दूसरी हमारे पास टाइप्स हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी और जो है वो आपके पास वेरिएबल वेलोसिटी, दोनों को ग्राफ की मदद से जो हम लोग समझते हैं। और अगर ये चीज़ें समझ ली तो एक्सेलरेशन जो है वो काफ़ी आसान हो जाएगी आपके लिए। अच्छा, इसके बाद जो है वो हमारे पास कौन सी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी, और यहाँ पे लिख दो कि ये हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ से इसको समझ रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बोलो या डिस्टेंस टाइम ग्राफ बोलो, एक ही बात है। टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टू टाइम ग्राफ की मदद से ये वाली जो चीज़ें हैं ये हम लोग समझ रहे हैं।
सबसे पहली जो है वो आपके पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में आप लोगों को पहले से भी पता होगा कि इसके अंदर क्या होता है, बॉडी मूव्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट या फिर इक्वल डिस्टेंस, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कि अगर बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, तो आपके पास जो वेलोसिटी होगी वो क्या कहलाएगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और इसे अगर यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ की मदद से समझें, तो यहाँ पे फ़र्ज़ करो कि हम लोग ले रहे हैं डिस्टेंस, वाई एक्सिस के ऊपर जो है वो हम लोग डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, और एक्स एक्सिस के ऊपर हम लोग ले रहे हैं टाइम, एक्स एक्सिस के ऊपर हम लोग ले रहे हैं टाइम। और फ़र्ज़ करो कि ये आपके पास जो है वो 1 सेकेंड है, ये आपके पास जो है वो दूसरा सेकेंड है, ये आपके पास तीसरा सेकेंड है, ये आपके पास जो है वो चौथा सेकंड है, और फिर यहाँ पे जो है आपके पास कितना है 10 मीटर, ये जो है आपके पास 20 मीटर हो गया, ये आपके पास जो है 30 मीटर हो गया, और फिर ये आपके पास जो है वो 40 मीटर हो गया। यहाँ पे जो हमने डिस्टेंस लिया, डिस्प्लेसमेंट लिया हुआ। अब अगर बॉडी ने 1 सेकंड के अंदर 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, दूसरे इंटरवल के अंदर या फिर दूसरे सेकंड के अंदर भी इसने 10 सेकंड का ही डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया, मतलब पहले सेकंड में 10 मीटर का और वो यहाँ पे पहुँच गई, दूसरे सेकंड में भी 10 मीटर का, 10 से 10 और ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 20। तो इसका मतलब कि जो दूसरा पॉइंट आएगा हमारा वो यहाँ पे आएगा। तीसरे सेकंड के अंदर उसने जो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया वो 30 मीटर का किया, तो जो पॉइंट है वो आपके पास यहाँ आ जाएगा। चौथे के अंदर फिर 10 मीटर का जो है वो फासला तय किया, तो जो आपके पास पॉइंट है वो कुछ यहाँ पे आ जाएगा। तो आपकी जो लाइन बनेगी, आपकी जो लाइन बनेगी वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। अगर ओरिजिन से आप जो वो देखना चाह रहे हो इसको, तो ये आपके पास जो है एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी आपके पास ये होती है कि पहले सेकंड के अंदर भी 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, दूसरे के अंदर भी 10, तीसरे के अंदर भी 10, चौथे के अंदर भी 10, और इसी तरह से अगर वो यूनिफॉर्म वे के अंदर जा रही है, तो आपके पास जो लाइन बनती है, यहाँ पे जो लाइन बनती है कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि द लाइन या फिर द ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज अ स्ट्रेट लाइन। जो हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो हमारे पास टाइम इंटरवल है और जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वली जो है वो मूव हो रहा होता है। ये 1 सेकंड गुजरेगा तो 10 मीटर, दूसरे पे 20, और इसी तरह से आगे तक। तो ये आपके पास जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है। अब अगर इस यूनिफॉर्म वेलोसिटी की या फिर इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर आपको कहीं भी वेलोसिटी निकालनी हो, फ़र्ज़ करो कि आपको बोला जाए कि ये आपके पास जो है एक पॉइंट P है और इसके ऊपर आप जो निकाल के बताओ कि इस बॉडी की वेलोसिटी जो थी वो कितनी थी। तो सिंपली आप क्या करोगे कि इसके ऊपर जो है वो टाइम देखोगे और इसके ऊपर जो है आप देखोगे कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया हुआ है, तो आप वेलोसिटी डायरेक्ट निकाल के बता दोगे उसको। वेलोसिटी एट पॉइंट P कैसे निकलेगी? ये वाला जो आपके पास डिस्टेंस है जो कि वाई एक्सिस के ऊपर डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, तो ये कितना है 20, तो इसको लिख दोगे आप ऊपर 20, और फिर एक्स एक्सिस के ऊपर आपने टाइम लिया हुआ तो ये कितना है 2, तो यहाँ पे जो 2 लिख दोगे और आपके पास कितनी आएगी 10 मीटर पर सेकेंड। तो आप जो है वो किसी भी पॉइंट के ऊपर इस ग्राफ की मदद से वेलोसिटी निकाल सकते हो। तो ये आपके पास जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। इसी तरह फिर वेरिएबल वेलोसिटी होती है और उसको भी हम लोग देखते हैं कि वो क्या होती है वेरिएबल वेलोसिटी। दूसरी जो चीज़ है वो आपके पास क्या है वेरिएबल वेलोसिटी। और वेरिएबल वेलोसिटी क्या होती है कि इसके अंदर जो है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर डिफरेंट जो है वो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी बॉडी। बॉडी कवर्स डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर कोई बॉडी अगर डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट जो है वो कवर कर रही है तो वो उसकी कौन सी वेलोसिटी होगी वेरिएबल वेलोसिटी। दोबारा से डिस्टेंस टाइम ग्राफ की मदद से अगर इसको देखें तो ये आपके पास टाइम है, ये आपके पास डिस्टेंस है, और यहाँ पे अगर आप हम लिखें दोबारा से वही कि 1 सेकेंड है, ये 2 सेकेंड है, ये 3 सेकेंड है और ये 4 सेकेंड है। ये आपके पास जो है वो 10 मीटर है, ये जो आपके पास 20 मीटर है, 30 मीटर है और ये आपके पास 40 मीटर है। ये आपके पास जो है वो 40 मीटर है। तो ये 40 है, ये 30 है, ये 20 है, ये 10 है और ये 1 2 3 और 4 है। अब अगर यहाँ पे हम लोग देखें
तो फर्स्ट करो कि पहले सेकंड के अंदर उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो था आपके पास 5 मीटर का, इन दोनों के दरमियान कहीं पे आएगा। फर्स्ट करो कि ये पॉइंट था वो 5 मीटर का। दूसरे सेकंड के अंदर जो उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया अगर यूनिफॉर्म होता तो वो कितने पे पहुंचा होता, 10 मीटर पे पहुंचा होता, क्योंकि पहले सेकंड में 5 किया है तो दूसरे में भी 5 करेगा, तो दूसरे सेकंड में उसे 10 पे होना चाहिए था, लेकिन अब 10 नहीं कर रहा, वो जो है वो उसने स्पीड बढ़ा दी अपनी, और क्या हुआ कि वो 15 पे पहुंच गया। दूसरे सेकंड के अंदर वो 15 मीटर पे पहुंच गया। तीसरे सेकंड के अंदर जो है वो कुछ यहाँ पे पहुंच गया 30 पे, या फिर जो है वो इसके भी जो है वो यहाँ पे पहुंच गया। मतलब डिफरेंट वो आ रहे हैं आपके पास, पॉइंट जो है वो डिफरेंट आ रहे हैं। और फिर इसके ऊपर जो क्या हुआ कि थोड़ा सा उसने स्पीड कम कर दी, यहाँ पे आ गया। तो आपके पास जो ग्राफ बनेगा वो एक कर्व बनेगा, आपके पास जो ग्राफ बनेगा वो एक कर्व टाइप का बनेगा। और इस कर्व को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली वेरिएबल वेलोसिटी। और यहाँ पे लिख भी दो कि द ग्राफ ऑफ वेरिएबल वेलोसिटी इज़ अ कर्व। वेरिएबल वेलोसिटी का जो आपके पास ग्राफ होता है वो एक कर्व होता है बेसिकली। और अगर इस ग्राफ से आपको वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी हो किसी पॉइंट P के ऊपर, फर्ज करो कि आपके पास पॉइंट P है और आपको बोला जा रहा है कि इस पॉइंट P के ऊपर निकाल के बताओ कि हमारे पास वेरिएबल वेलोसिटी या फिर वेलोसिटी की वैल्यू क्या है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक टेंजेंट जो है वो ड्रॉ करना पड़ता है, और वो इस पॉइंट से जो है वो कुछ इस तरह से आता है और इसको आके यहाँ पे जो वो हिट करता है। इस पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं कि ये पॉइंट E है, और फिर एक पॉइंट जो वो आपको यहाँ पे इसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर कहीं पे लेना पड़ता है, और वहाँ से एक परपेंडिकुलर नीचे जो ड्रॉ करना पड़ता है। तो आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है, ये वाला, ये और ये आपके पास E, ये F, और इसको समझ लो कि ये आपके पास क्या आ गया G। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है। और फिर इसकी मदद से जो है वो हम लोग वेलोसिटी निकाल रहे होते हैं। इसका जो फार्मूला है वो क्या है, वेलोसिटी अगर आपने निकालनी है तो ये वाली जो आपके पास साइड है GF वाली, और जो ये वाली साइड है, इन दोनों को आपस में डिवाइड करवा दो F, या फिर सिंपली जो आप यूँ लिख दो कि डेल्टा जो आपके पास D आया है और आपके पास नीचे जो टाइम आया है उसको डिवाइड करवाओ, तो आपके पास जो है वेलोसिटी आ जाएगी। लेकिन निकलती इस तरह से, मतलब कर्व को अगर आप लोगों ने सॉल्व करना है या फिर कर्व से वैल्यू निकालनी है किसी वेलोसिटी की, तो वो इस तरह से आएगी, टेंजेंट ड्रॉ करके आएगी। तो ये आपके पास जो है वो वेरिएबल वेलोसिटी है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी आखिरी चीज़ के ऊपर जो कि एक्सेलरेशन है, और फिर एक्सेलरेशन की भी यही सारी चीज़ें जो हम लोग देखेंगे। उसके अंदर इतना टाइम नहीं जाएगा एक्सेलरेशन के अंदर, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर ली हैं, तो उसको जो हम लोग जल्दी जल्दी जो वो कवर करेंगे। तो यहाँ पे जल्दी से जो लिखते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होती है। एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। ये जो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है कि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, या फिर इसको आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो, यहाँ पे और लिखो, और इसकी दूसरी डेफिनेशन है कि द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम के अंदर किसी बॉडी की वेलोसिटी के अंदर कितना चेंज आ रहा है उसे हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। चेंज इन वेलोसिटी मतलब कि एक्सेलरेशन। यूनिट टाइम के अंदर, एक सेकंड के अंदर अगर आप यूनिट जो है वो टाइम की सेकंड ले रहे हो, तो एक सेकंड के अंदर किसी बॉडी की वेलोसिटी के अंदर कितना चेंज आ रहा है उसे हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। अगर इसका फॉर्मूला लिखें यहाँ पे, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, A इज इक्वल्स टू डेल्टा V और अपॉन में आपके पास T, कि एक सेकंड के अंदर किसी बॉडी की वेलोसिटी के अंदर कितना चेंज आ रहा है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन। और इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि VF माइनस का VI जो आपने पढ़ा था मैट्रिक के अंदर अपॉन T। तो ये दोनों जो है वो हमारे पास फार्मूले हैं। ये जो है वो खोल के लिखा हुआ है कि चेंज जो है वो किस तरह से हम लोग जो है वो निकालेंगे, और नीचे जो आपके पास टाइम आ रहा है। यूनिट अगर इसकी देखें तो यूनिट आपको पता है कि इसकी जो यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और कैसे बनेगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी की जो यूनिट है वो आपके पास मीटर पर सेकंड होती है, और जो टाइम की यूनिट है वो आपके पास क्या है, सेकंड। तो
ये जो इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे कैसे कि मीटर पर सेकंड है और डिवाइडेड बाय जो आपके पास सेकंड हो रहा है, और डिवाइड का साइन आपको पता है कि जब हम लोग चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई का मतलब डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में लेके जाते हैं तो ये वाली जो चीज़ है ये उलट जाती है। 1/2 सेकंड से सेकंड मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा फाइनली मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये इसकी जो यूनिट है SI यूनिट है किसकी, एक्सेलरेशन की। अब अगर इसे समझे तो एक्सेलरेशन क्या है कि 1 सेकंड के अंदर कोई बॉडी अपनी वेलोसिटी को कितना चेंज कर रही है। 1 सेकंड के अंदर कोई बॉडी की वेलोसिटी कितनी ज़्यादा चेंज हो रही है उसको हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। फर्ज करो कि एक बॉडी की जो वेलोसिटी थी 1 सेकंड के ऊपर, ये 1 सेकंड है, ये दूसरा सेकंड है और ये तीसरा सेकंड है। 1 सेकंड, 2 सेकंड और ये जो है आपके पास तीसरा सेकंड। इस सेकंड के ऊपर, इस वाले पॉइंट के ऊपर उस बॉडी की जो वेलोसिटी थी वो थी 2 मीटर पर सेकंड। इस वाले पॉइंट के ऊपर मतलब पहले सेकंड के अंदर जो बॉडी की वेलोसिटी थी वो 2 मीटर पर सेकंड थी। फिर उसने क्या किया कि एक्सेलरेटर दबाया बाइक पे अगर तो, या फिर अगर गाड़ी के अंदर है तो पैर से उसने जो वो एक्सेलरेट की गाड़ी। एक्सेलरेट का मतलब क्या होता है कि वेलोसिटी चेंज करना, वेलोसिटी को चेंज कर दिया, इसका मतलब कि आपने एक्सेलरेट किया है। फिर क्या हुआ कि उसकी जो वेलोसिटी है वो डायरेक्ट से कितनी होगी, 5 मीटर पर सेकंड हो गई। 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड से दूसरे सेकंड के अंदर जब वो गया तो 1 सेकंड के अंदर उसकी बॉडी 2 मीटर पर सेकंड से 5 मीटर पर सेकंड तक चली गई। तो ये जो 1 सेकंड के अंदर चेंज आया है उस बॉडी की वेलोसिटी के अंदर, उसे हम लोग एक्सेलरेशन बोलेंगे। कितना चेंज आया है, 2 से 5 पे गई है, तो इसका मतलब कि 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या कि 3 मीटर पर सेकंड 1 सेकंड के अंदर किसी बॉडी ने चेंज की है अपनी वेलोसिटी। 1 सेकंड के अंदर 3 मीटर पर सेकंड जो है वो उसने चेंज की अपनी वेलोसिटी, तो उसकी एक्सेलरेशन कितनी आएगी, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर दूसरी तरह से भी समझें तो अगर फ़र्ज़ करो कि एक बॉडी थी उसने जो है वो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी, हम लोग जो है उसके 2 पॉइंट्स कंसीडर कर रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ये पॉइंट A ये पॉइंट B है, और यहाँ पे जो उसकी वेलोसिटी थी वो थी 2 मीटर पर सेकंड। और चलते चलते जब वो पॉइंट B पे पहुँची तो मतलब उसने एक्सेलरेट की हुई थी गाड़ी, या फिर उसने जो है वो एक्सेलरेटर दबाया हुआ था। तो यहाँ पे पहुँचते जो है वो 11 मीटर पर सेकंड हो गई। आस्ते आस्ते बढ़ती गई और 11 मीटर पर सेकंड हो गई। ए से लेकर बी तक पहुँचने में जो उसको टाइम लगा वो लगे फ़र्ज़ करो कि कितने 3 सेकंड्स लगे। 3 सेकंड्स में वो ए से बी तक पहुँच गया और उसने अपनी वेलोसिटी कितनी इंक्रीज़ कर ली, 2 मीटर पर सेकंड से 11 मीटर पर सेकंड। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक्सेलरेशन निकाल के बताओ तो कैसे निकालोगे, ये हो जाएगी आपके पास VF, ये हो जाएगी आपके पास VI, और ये आपके पास क्या है, टाइम है। तो VF माइनस VI यानी कि 11 माइनस का 2 और डिवाइडेड बाय 3। तो ये जो चेंज आया टोटल वो कितना आया है आपके पास, 11 में से जब 2 को माइनस करोगे आप तो आपके पास आएगा 9 और नीचे 3। मतलब कि उसकी जो वेलोसिटी चेंज हुई है A से लेकर B तक वो 9 मीटर पर सेकंड चेंज की उसने। शुरू में 2 थी और वो 11 में पहुंच गया। इसका मतलब क्या कि उसने 9 मीटर पर सेकंड जो है वो इंक्रीज़ किया है, अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज़ किया है, 9 मीटर पर सेकंड तक इंक्रीज़ किया। यानी कि चेंज जो आया है उसकी बॉडी की वेलोसिटी के अंदर वो 9 मीटर पर सेकंड तक आया है। और इस 9 मीटर पर सेकंड को अचीव करने के लिए उसको टाइम कितना लगा, 3 सेकंड। एक्सेलरेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकंड, 1 सेकंड इन यूनिट टाइम, कि 1 सेकंड के अंदर कितना चेंज आया। तो यहाँ पे अगर आप बताओ कि 1 सेकंड के अंदर कितना चेंज आया तो आपको कैसे पता लगेगा, 3 × 3 3 3 9 का मतलब कि 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 सेकंड के अंदर ये जो बॉडी थी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से मूव कर रही थी। मतलब 1 सेकंड के अंदर 3 मीटर पर सेकंड का चेंज आ रहा था उसकी वेलोसिटी के अंदर। तो इस तरह से वो पॉइंट B तक पहुंची, तो ये आपके पास एक्सेलरेशन आ गई जो कि कितनी है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो एक और कॉन्सेप्ट भी हम लोग पहले से ही देख लेते हैं, और वो कौन सा है, एक एक्सेलरेशन का है, एक डी एक्सेलरेशन का है। एक्सेलरेशन और एक जो आपके पास डी एक्सेलरेशन, या फिर इसे जो आप लोग रिटार्डेशन भी बोलते हो, रिटार्डेशन या रिटार्डेशन पता नहीं क्या, ये इसी तरह की कोई जो वो इसकी क्या बोलते हैं उसको स्पेलिंग होती है, आप जो नेट से भी चेक कर लेना। रिटार्डेशन होता है या रिटार्डेशन होता है, इसी तरह से होता है कुछ, या फिर डी एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन जो होती है वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होती है। अगर आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब कि आपकी बॉडी इंक्रीज़ हो रही है, आपकी बॉडी ने वेलोसिटी इंक्रीज़ की है, वेलोसिटी इंक्रीज़ की है। और अगर आपकी
एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब कि आपकी बॉडी डी एक्सेलरेट हुई है, यानी कि उसने अपनी वेलोसिटी डिक्रीज़ की है, वेलोसिटी डिक्रीज़ की है। वेलोसिटी के अंदर चेंज किस तरह से आ सकता है? दो तरह से आ सकता है। चेंज इन वेलोसिटी किस तरह से आ सकता है? या तो आप जो है वो बॉडी की वेलोसिटी को इंक्रीज़ करोगे या फिर बॉडी की वेलोसिटी को डिक्रीज़ करोगे। कैसे? कि बॉडी जो है वो चल रही है, हल्की थी, आपने एक्सेलरेटर दबाया और बॉडी की वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो गई। पहले 2 मीटर पर सेकंड थी, अब चेंज होकर 5 हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने बॉडी की वेलोसिटी को चेंज किस तरह से किया है? इंक्रीज़ किया है। मतलब उसके ऊपर जो फोर्स लगाई है। फोर्स के ऊपर बेसिकली अभी हम लोग नहीं जाएंगे जब तक न्यूटन की लॉ नहीं पढ़ रहे। बस एक्सेलरेशन जो है इसके अंदर आई है, मतलब किस तरह से आई है? आपने इंक्रीज़ किया है। और दूसरी तरीका क्या है कि आपने बॉडी की वेलोसिटी चेंज इस तरह से की कि उसके अंदर डिक्रीज आया। कैसे? कि आपने ब्रेक अप्लाई कर दी। आपकी बॉडी बहुत तेज़ी से जो है मूव कर रही थी, बहुत तेज़ी से जो है एक्सीलरेट कर रही थी या फिर मोशन के अंदर थी, और आपको जो है वो उसको हल्का करना था। तो आपने क्या किया कि ब्रेक अप्लाई कर दी। और ब्रेक अप्लाई करने से क्या हुआ कि आपकी बॉडी की जो वेलोसिटी थी, फ़र्ज़ करो कि वो 15 मीटर पर सेकेंड की 15 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से जो जा रही थी, तो आपने जब ब्रेक अप्लाई की तो वो आस्ते आस्ते कम होती गई, यानी कि उसके अंदर डिक्रीज़ आया और वो पहुंच गई 4 मीटर पर सेकंड के ऊपर। तो ये भी जो आपके पास चेंज हुई है वेलोसिटी, ये नेगेटिव के अंदर होगी। कैसे? VF आपके पास ये, VI आपके पास ये, तो 4 माइनस का जब आप 15 करोगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो माइनस के 11 आएगा। और अपॉन टाइम जितना भी लग रहा है आपके पास जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी फाइनली वो नेगेटिव के अंदर आएगी। तो इसका मतलब अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने ब्रेक मारी है या फिर बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज़ हुई है। और अगर पॉजिटिव के अंदर है तो इसका मतलब क्या कि आपकी बॉडी जो है वो आस्ते आस्ते इंक्रीज़ हुई है। तो ये दो चीज़ें जो है वो ट्रिक्स हैं बेसिकली याद रखने की, एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन को, कि अगर नेगेटिव है तो डिक्रीज़ हो रही है, पॉजिटिव है तो इंक्रीज़ हो रही है। अब सेम उसी तरह से जिस तरह से हमने वेलोसिटी को पढ़ा है, उसी तरह से एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को भी जो हम लोग देखते हैं। और जो है वो इसका फार्मूला लिख लेते हैं। सिर्फ एवरेज एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होगा कि आपके पास चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, और ये जो होता है आपके पास VF माइनस का VI होता है, और ये जो होता है आपके पास T2 माइनस का T1 होता है। चेंज इन टाइम जो है इस तरह से निकलता है। अगर आपको 2 पॉइंट जो है वो कंसिडर किए हुए, मतलब फ़र्ज़ करो कि दोबारा से जो है वो यही वाली एक उसकी जो है मोशन है, एक बॉडी की जो है मोशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये पॉइंट P1 और इसके ऊपर टाइम जो था वो T1 था, या फिर इसके ऊपर जो है वेलोसिटी जो थी वो बॉडी की V1 थी, और यहाँ पे जो है वो आपके पास टाइम जो था T1 था, और यहाँ पे जो थी आपके पास वेलोसिटी V2 थी, और जो टाइम था वो आपके पास T2 था। ओरिजिन की रिस्पेक्ट से अगर देखो तो ये आपके पास एक जो है वो वेक्टर बनेगा जिसको आप बोल दो कि ये V1 है, और ये आपके पास जो है वो दूसरा वेक्टर बनेगा जिसको आप बोल दो कि ये V2 है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो चेंज आएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो आपके पास एक और वेक्टर आएगा, इसे आप बोल दो कि ये डेल्टा V है। दोबारा से क्या कैसे देखो कि ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, ये दोनों ऐड हो रहे हैं आपस में, एक यूँ है एक यूँ है। इसका मतलब कि ये A है, ये आपके पास B है, और ये वाला जो होगा ये आपके पास R कहलाएगा। इसका मतलब कि R इज इक्वल टू A प्लस B। तो यहाँ पे अगर देखें तो V1 प्लस का डेल्टा V इज इक्वल्स टू V2, और डेल्टा V की वैल्यू निकालनी है तो क्या आएगी V2 माइनस का V1, या फिर VF माइनस का VI। अगर इसको जो है वो आप फाइनल वाली बोल रहे हो, फाइनल बोल रहे हो, इसको इनिशियल बोल रहे हो, तो V2 माइनस का V1 या फिर VF माइनस का VI एक ही बात है। और टाइम को अगर देखें तो टाइम सेम उसी तरह से जो है वो T2 माइनस का T1 होगा। अगर ये जो है 5 है और ये जो है आपके पास 11 है तो माइनस करोगे तो वही उसी तरह से जैसे हमने देखा था, तो T2 माइनस का T1। और ये जो है आपको एवरेज वेलोसिटी दी, एवरेज एक्सेलरेशन देती है। अगर हम लोग देखें तो हर सेकंड के अंदर एक्सेलरेशन की वैल्यू डिफरेंट आ रही होगी, क्योंकि हर सेकंड के अंदर हम लोग जो है वो कभी तेज़ कर रहे होते हैं गाड़ी, कभी हल्की कर रहे होते हैं, कभी तेज़ कर रहे होते हैं, कभी हल्की कर रहे होते हैं। तो इस पूरी मोशन के लिए जो ये वाला फार्मूला है ये आपको एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू देगा, यानी कि आपको एवरेज निकाल के देगा कि इस पूरी मोशन के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पूरी पैथ के अंदर जो है जो एक्सेलरेशन आई है वो एवरेज एक्सेलरेशन आई है। मतलब ये वाला जो फार्मूला है आपको वाली वैल्यू निकाल के देगा। इसी तरह फिर अगर आप जो इंस्टेंटेनियस को समझ रहे हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को समझना है, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वही है कि किसी एक लम्हे के ऊपर, किसी एक जो है वो छोटे से टाइम के ऊपर जो आपके पास एक्सेलरेशन है वो कितनी आई है, तो वो कैसे लिमिट लगा दो, लिमिट डेल्टा
टी टेंड्स टू 0 और फॉर्मूला जो आपके पास यही है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ये आपको क्या करेगा, एक इंस्टेंट की जो है वो वैल्यू निकाल के देगा, एक लम्हे की वैल्यू निकाल के देगा कि एक छोटे से लम्हे के अंदर एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ रही है। तो ये इंस्टेंटेनियस और ये आपके पास जो है एवरेज। इसके बाद जो है हमारे पास यूनिफॉर्म और वेरिएबल एक्सेलरेशन जो रहती है वो भी देख लेते हैं। यूनिफॉर्म का आपको पता है, दोबारा से वही होगा, उसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे यूनिफॉर्म क्या होगा, इसका जो टाइम ग्राफ होगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा, यहाँ लिख दो कि वेलोसिटी और साथ में टाइम का हम लोग जो है वो ग्राफ देख रहे हैं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है उसकी वैल्यू क्या आएगी, या फिर वो एक स्ट्रेट लाइन होगी, क्योंकि इक्वल इंटरवल के अंदर इक्वल जो है वो चेंज आ रहा होगा वेलोसिटी के अंदर। यहाँ पे वेलोसिटी रखोगे, यहाँ पे टाइम रखोगे, और जो है वो आपके पास इक्वल चेंज आ रहा होगा। और इसके अंदर होता क्या है कि बॉडी जो है वो कवर करती है, या फिर जो है वो चेंज आता है, चेंज इन वेलोसिटी जो है वो इक्वल आता है, इज इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और अगर यहाँ पे जो आप वेरिएबल देखो, वेरिएबल एक्सेलरेशन देखो, तो वेरिएबल एक्सेलरेशन के अंदर क्या होता है कि चेंज इन वेलोसिटी जो डिफरेंट होता है, चेंज इन वेलोसिटी इज डिफरेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और इसका जो ग्राफ बनता है वो बेसिकली एक कर्व बनता है। वेरिएबल में दोनों का जो ग्राफ बनेगा वो एक कर्व बनेगा। और अगर इसको निकालना हो तो फिर से वही एक टेंजेंट ड्रॉ करो और एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ, इसको जी बोल दो, इसको एफ बोल दो, और यहाँ पे जो वो ई है तो जी एफ ऊपर आएगा और जी ई एफ जो वो नीचे आएगा। या फिर सिंपली अगर देखना तो डेल्टा वी और अपॉन में आपके पास टी एक्सेलरेशन की वैल्यू देगा। तो ये आपके पास यूनिफॉर्म और वेरिएबल एक्सेलरेशन है, ये भी आपकी बुक के अंदर मौजूद थे, तो हमने यहाँ पे जो इनको डिस्कस कर लिया। अब आखिरी जो चीज़ है वो इक्वेशन ऑफ मोशंस है फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हम जितनी भी एक्सेलरेशन पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, आगे न्यूमेरिकल्स के अंदर दी हुई होगी आपको, या फिर जितनी भी पढ़ेंगे वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी। तो जो इक्वेशंस हैं ये वाली जो हमने पढ़ी थी अपनी मैट्रिक के अंदर, इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वो किसके लिए थी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए थी। और वो कौन कौन सी हैं आपको पता है, पहली कौन सी है, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, यही होती है, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। और ये कहाँ से निकली, एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से निकली, डेरिवेशन जो आप लोगों को पता होगी इसकी। दूसरी जो वो क्या है, एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ का ए टी स्क्वायर, इसकी भी डेरिवेशन आपको पता है कि कैसी हुई है, और वो करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम लोग यूज़ करेंगे। तीसरी जो वो क्या है, टू ए एस इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस का वी आई का स्क्वायर, और ये आपके पास क्या है, तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो बस ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं, और इसके अंदर जो है वो मज़ीद कोई चीज़ अब जो हमारी रहती नहीं है भाई, यही है, ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं, और ये जो है हम लोग आगे यूज़ करेंगे। और डिराइव किस तरह से हुई है वो आप लोगों को सबको पता है, मैट्रिक के अंदर जो है हमने डिराइव की हुई थी। तो आज के लिए फिर इतना ही। अगले लेक्चर के अंदर जो हम लोग न्यूटन्स के जितने लॉज हैं, न्यूटन के जितने लॉज हैं वो पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर टेंशन के जितने केसेस हैं उसके ऊपर जाएंगे। आज की वीडियो जो थी इसके अंदर सिर्फ हमने जो है वो बेसिक्स सारी की सारी देखी हैं। अगर आपकी पहले से क्लियर थी तो जो है वो अभी थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर नहीं क्लियर थी तो ये सारी की सारी जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। मतलब आगे जब हम लोग न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे तो उसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो इस्तेमाल, मतलब कॉन्सेप्ट जो है वो इस्तेमाल होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।